हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट, आज एक चैप्टर जो मैं नया स्टार्ट कर रहा हूँ, वो चैप्टर का नाम है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, रेफ्री एंड एसी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। और यही चैप्टर में एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो है, जिसका जिक्र बार बार वाइवा में होता है, वो टॉपिक के बारे में आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं। और वो टर्म का नाम है टीआर, 1 TR। टीआर मीन्स, उसका मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। ये जो टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन यूनिट है या टर्म है, उस टर्म के बारे में सही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कई स्टूडेंट्स अभी भी वाइवा में वो उसका गलत आंसर देते हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो डे टू डे लाइफ है, उसमें एसी का यूज़ अभी आजकल बहुत ही बढ़ गया है। एयर कंडीशनिंग यूनिट हम यूज़ करते हैं, और जब एसी परचेज करने जाते हैं, एसी खरीद कर लाते हैं, तो एसी हम किस टर्म में एक्सप्लेन करते हैं? टन में, कि भाई हमने 1 टन का एसी लिया या 2 टन का एसी लिया या 1.5 टन का एसी लिया। तो एसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये टन यूज करते हैं। अभी ये टन के बारे में जब भी किसी कॉमन मैन को हम पूछते हैं कि भाई ये टन का मीनिंग क्या है, तो कई स्टूडेंट्स और कई लोग भी अभी उस कॉन्सेप्ट में है कि उसका वो वेट रिप्रेजेंट कर रहा है। टन की बात आती है तो टन इज द यूनिट ऑफ वेट, तो वेट के बारे में बात करते हैं। तो इस टन को हमें समझना है, और उसका फुल जो टर्म है वो है टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो ये टर्न क्या है उसके बारे में जानते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको ये टर्म एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन समझने के लिए मान लो मैं एक रूम का एग्जांपल ले रहा हूं। समझो कि ये हमारा रूम है, दिस इज रूम। लेट मी शो यू बाय फिजिकल रिप्रेजेंटेशन। ये हमारा रूम है, सो दिस इज क्लोज रूम। और उस रूम में हमने आइस का एक आइस रखा है, जिसका वेट है 1 टन। दिस इज आइस। तो ये बर्फ हमने रखा है रूम के अंदर। तो आइस का जो वेट है वो 1 टन है। लेकिन जब टन की बात करते हैं तो ये जो टन यूज हो रहा है वो यूएस टन है। यूएस टन, जिसको हम शॉर्ट टन भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट टन। और यूएस टन का जो वैल्यू है वो, नॉर्मल टन हमारा जो मैट्रिक टन है 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, लेकिन जो यूएस टन है वो 907 kg है। ये बात हमें याद रखनी है। अभी इस रूम के बारे में सोचते हैं। एक रूम है, उसके अंदर आइस है, तो होगा क्या? रूम के अंदर टेम्परेचर है, तो धीरे धीरे ये आइस, जो 1 टन आइस हमने रखा है, वो रूम की हीट है, धीरे धीरे वो एब्सॉर्ब करता जाएगा। सो हीट विल बी एब्सॉर्ब, और हीट एब्सॉर्ब करने की वजह से ये आइस का कन्वर्जन होगा वाटर में। धीरे धीरे आइस पिघलता जाएगा और आइस का रूपांतर होगा पानी में। इतनी बात तो क्लियर है। आइस इनिशियली हमने मान लिया कि उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वही आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट होगा। मीन्स कौन सी हीट एब्सॉर्ब करेगा? तो उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ आइस। उसको हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। तो ये आइस रूम के अंदर की जो हीट है, लेटेंट हीट, उस लेटेंट हीट को एब्सॉर्ब करेगा। अभी हीट का कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं, तो मैं थोड़ा उसके बारे में भी बात कर लूं। हीट 2 प्रकार की है, एक है सेंसिबल हीट और दूसरी है लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट का आइडेंटिफिकेशन ये है कि सेंसिबल हीट टेम्परेचर बदलाव के साथ, मीन्स टेम्परेचर चेंज होगा और यहां फेज चेंज होगा। तो यहां फेज कांस्टेंट रहता है, लेकिन टेम्परेचर चेंज होगा, तो वो सेंसिबल हीट है। अगर फेज चेंज होता है
और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो वो लेटेंट हीट है। तो यहाँ लेटेंट हीट मीन्स आइस का टेम्परेचर तो 0 डिग्री है, वहीं 0 डिग्री में से 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होता है। तो आइस पहले सॉलिड फेज में था, उस सॉलिड फेज में से लिक्विड फेज में आ जाता है, मीन्स उसका फेज में बदलाव आता है, और फेज में बदलाव है मीन्स इट इज अ लेटेंट हीट ऑफ आइस। इतनी बात याद रखें। अभी हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये लेटेंट हीट एब्सॉर्ब करेगा आइस, लेकिन ये आइस हमने रखा है कितना, 1 टन का, और 1 टन आइस हम रखते हैं कितने ड्यूरेशन के लिए, 24 आवर्स। 24 आवर्स। तो धीरे धीरे ये हीट एब्सॉर्ब होगी, और उस एब्सॉर्प्शन की वजह से रूम जो है, रूम के अंदर कूलिंग इफेक्ट आएगी। याद रहे, रूम धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा, तो कूलिंग इफेक्ट विल बी क्रिएटेड बाय दिस आइस। 1 टन आइस को 24 आवर्स के लिए रूम में रखते हैं, तब आइस हीट एब्सॉर्ब करता है, रूम के अंदर की हीट एब्सॉर्ब होगी तो रूम ठंडा होगा, और वो जो कूलिंग इफेक्ट जनरेट होती है, उस कूलिंग इफेक्ट को हम मेजर करते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। आई होप इट इज क्लियर। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मीन्स आइस को 24 आवर्स रखने के बाद जो कूलिंग इफेक्ट होती है, वो कूलिंग इफेक्ट को हम कहते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। अभी फिर हमारे रूम के टॉपिक पर आते हैं। तो ये हमारा रूम था, दिस इज रूम। हमने कहीं समझो कि 1 टन का एसी फिट किया है, दिस इज एसी। तो ये एयर कंडीशनिंग यूनिट यहां से जब हीट को बाहर फेंकेगा, बिकॉज दिस इज एंट्री, और बाहर जो हीट निकलेगी तो वो कितनी हीट बाहर फेंकेगा, जो आइस ने एब्सॉर्ब की है 24 आवर्स में, उतनी हीट ये बाहर फेंकता है। तो मीन्स हम कह सकते कि ये 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मीन्स 1 टन का एसी है। तो 1 टन का एसी का काम उतना ही है जितना ये आइस का है। आइस जितनी कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, उतनी ही कूलिंग इफेक्ट 1 टन का एसी रूम के अंदर जनरेट करता है। तो अभी मैथमेटिकली उसको समझते हैं। हमें पता है कि लेटेंट हीट ऑफ आइस, अगर ये यूनिट आपको पता नहीं है तो मैं लिख दूं, जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ आइस इज इक्वल टू 335 किलो जूल पर केजी। इतनी है। तो कहने का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला अगर 1 केजी बर्फ है और उसको मुझे वाटर में कन्वर्ट करना है, तो कितनी हीट एब्सॉर्ब होगी, 335 किलो जूल। अभी हम रूम के अंदर तो 1 टन रख रहे हैं, तो 1 टन में कितनी हीट एब्सॉर्ब होगी रूम में से, वो मेजर करते हैं, क्योंकि रूम के अंदर से कितनी हीट एब्सॉर्ब होगी। तो हीट एब्सॉर्ब करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 335 था वो 1 केजी के लिए है, लेकिन हमारा तो 1 टन है, और 1 टन मीन्स 907 केजी है। तो मैं इसको 907 केजी से मल्टीप्लाई करता हूं, तो इतनी हीट, इतना किलो जूल हीट रूम में से एब्सॉर्ब होने वाली है। और अब जब आप ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं 335 मल्टीप्लाइड बाय 907, तो वो हीट आती है 303845 किलो जूल। तो इतनी हीट एब्सॉर्ब करेगा एयर कंडीशनिंग यूनिट या आइस। अभी ये जो किलो जूल इतनी हीट एब्सॉर्ब हुई, वो कितने ड्यूरेशन में हुई, 24 आवर्स में। तो अगर मैं 24 से डिवाइड करता हूं तो ये हीट एब्सॉर्प्शन मिलेगा 1 घंटे के लिए। तो मैं आगे क्या करता हूं, ये जो 303845 किलो जूल है हीट, वो 24 घंटे के अंदर इतनी एब्सॉर्ब हुई है, तो उसको मैं डिवाइड कर देता हूं 24 आवर्स से। तो अभी जो मुझे हीट मिलेगी वो इतनी होगी, किलो जूल पर आवर। और अगर इसको आप कैलकुलेशन से, मिस कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, तो वो आंसर मिलता है 12660
किलोजूल पर आवर मीन्स आइस 1 घंटे में इतनी हीट एब्सॉर्ब करने वाला है। और 1 घंटे में इतनी हीट एब्सॉर्ब करता है तो 1 मिनट में कितनी, तो मिनट के लिए मुझे 60 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा। 1 सेकंड में कितनी, तो और 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं 12660 डिवाइड बाय 60 मीन्स मिनट हुआ, फिर इसको 60 से डिवाइड करते तो सेकंड हुआ। तो ये जो आंसर मिलेगा वो मुझे किलो जूल पर सेकंड में मिलेगा। और 12660 और उसको फिर 600 से आप 3600 से डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्सीमेट मीन्स वैल्यू मिलेगी वो 3.5 किलो जूल पर सेकंड होगी। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं इट्स इक्वल टू 3.5 किलोवाट। तो ये 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की वैल्यू आई। मीन्स हम कह सकते हैं कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 3.5 किलोवाट। ये इस पर से यूनिट आया। तो हमें समझना ये है कि 1 टन का मतलब क्या है। 1 टन इज नॉट द मेजरमेंट ऑफ वेट ऑफ एसी, वो एसी का वेट नहीं है, लेकिन 1 टन आइस पिघलने के लिए जितनी हीट की जरूरत है और उतनी हीट एयर कंडीशनिंग यूनिट एब्सॉर्ब करता है और उसकी वजह से जो कूलिंग इफेक्ट जनरेट होती है उसको हम 1 टन कहते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होगा कि 1 टन की जब भी बात करते तो हमारे दिमाग में वेट नहीं आना चाहिए, हमारे दिमाग में किसका पिक्चर आना चाहिए, कूलिंग इफेक्ट का। तो कूलिंग इफेक्ट इतनी जनरेट होती है। अगर 1.5 kg है तो उसके अनुसार उतनी कूलिंग इफेक्ट होगी। और इस पर से हम सिंपल सेंटेंस में डिफाइन भी कर सकते हैं। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मीन्स 1 टन आइस को 24 आवर्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब कोई रूम में रखते हैं और उस आइस का कंप्लीट वाटर में कन्वर्जन हो जाता है, मीन्स कंप्लीट लिक्विड में कन्वर्जन हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब जितनी हीट एब्सॉर्ब होके कूलिंग इफेक्ट मिलती है उतनी ही कूलिंग इफेक्ट 1 टन एसी देने वाला है। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी आगे आने वाली वीडियो में और टर्म्स की भी डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।